गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं गरिमा सिंह। आज की इस क्लास में हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है और बहुत ही आसान है। हम लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिंग शब्द से कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार को भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लिंग लिंग जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। इसकी जो ये जहाँ से लिया गया है वो है संस्कृत। जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान। अब लिंग की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा जिन शब्दों के उच्चारण में नर या मादा जाति होने का पता चले वो होता है लिंग। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों के उच्चारण से नर या मादा जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण से हमें ये पता चले कि वो नर है या मादा, तो वो होता है लिंग। अब लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग वो होता है जिस शब्द के उच्चारण करने में स्त्री होने का बोध हो, स्त्री का पता चले कि वो स्त्री है, तो वो होता है स्त्रीलिंग। तथा जिन शब्द के उच्चारण में पुल्लिंग होने का पता चले वो होता है पुल्लिंग। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन शब्दों के उच्चारण में मादा जाति के होने का पता चले वो क्या होता है?
स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है। अब उदाहरण क्या है? जैसे किसी का नाम जिससे ये पता चले कि वो लड़की है, राधा। सोनम। आदि। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है स्त्रीलिंग है। अब ऐसे ही पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्द के उच्चारण में नर जाति का पता चले वो होता है पुल्लिंग। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, दोबारा काम नहीं लगेगा नोट करने का। जिन शब्दों के उच्चारण में नर जाति होने का पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, रमेश आदि। तो ये हमारे रहे लिंग के प्रकार और प्रत्येक प्रकार की परिभाषा और उदाहरण। इसी में आगे है सर, सबसे पहले हमने लिंग के बारे में पढ़ा, कहाँ कौन किस भाषा से ली गई वो पढ़ा, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, और लिंग के प्रकार जो 2 प्रकार के थे उसको पढ़ा उदाहरण के साथ। अब आगे क्या है? आगे इसी में है नित्य स्त्रीलिंग, इसमें है नित्य स्त्रीलिंग। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का अर्थ ये है कि हमेशा, हमेशा नित्य का अर्थ होता है। और स्त्रीलिंग है तो हमेशा स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग। वे शब्द जो हमेशा मादा जाति का पता चलता है, जिसमें हमेशा वो मादा जाति स्त्रीलिंग ही रहता है, वो होता है नित्य स्त्रीलिंग। वे शब्द जो हमेशा मादा जाति होते हैं, वह
नित्य स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे नित्य स्त्रीलिंग हम ऐसे अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन में देखते रहते हैं कि ऐसे शब्द जो आते हैं जिसका उसके साथ नर लगाने के बाद ही वो नर में आता है, नहीं तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। जैसे छिपकली, छिपकली को छिपकला तो नहीं बोलेंगे, वो स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं ना। तो हो गया उदाहरण के तौर पे छिपकली, गिलहरी, और एक और है सवारी। इनको बोलने में क्या लग रहा है कि ये नर जैसे लग रहा है क्या? इनको बोलने पे नर जैसे नहीं लगता है। छिपकली बोलते हैं, छिपकली स्त्रीलिंग है। अब इसके साथ अगर हमें पुल्लिंग करना है तो नर छिपकली कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो स्त्रीलिंग ही है। गिलहरी, गिलहरी भी वैसे स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग की ये परिभाषा है और 2-3 उदाहरण हैं। इसी का अगला है नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग ऐसे शब्द जिसका उच्चारण करने में हमेशा पुल्लिंग का पता चले कि वो पुल्लिंग है, नर है, तो होता है नित्य पुल्लिंग। नित्य का हमेशा याद रखिए, नित्य का मतलब होता है हमेशा। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, और उसके साथ पुल्लिंग लगाए, स्त्रीलिंग लगाए तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। हमेशा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो इसमें वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण ऐसे शब्द बताइए जिसको हम बोलते हैं तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई आदमी है या फिर पुल्लिंग है, नर है। तो ऐसे शब्द कौन से होंगे? तोता और कौवा। आदि। इसको जब हम लोग बोलते हैं तो तोती तो नहीं बोलते, तोता का उल्टा तोती, तोती तो नहीं बोलते, या फिर कौवा को कौवी नहीं बोलते। तो ये गलत है। अगर इसको स्त्रीलिंग के रूप में देखना है तो इसमें
मादा लग जाएगा। मादा तोता और मादा कौवा, लेकिन ऐसे तोता को तोती नहीं बोलेंगे स्त्रीलिंग के लिए, तो ये हमेशा होता है नित्य पुल्लिंग, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। एक इसी में आगे है उभयलिंग, इसी में एक टॉपिक है उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उभयलिंग होता क्या है। वे शब्द जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है वो होता है उभयलिंग। वे शब्द जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है वो होता है उभयलिंग। ठीक है, इसका उदाहरण है डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है, जिससे हम मुझे ये नहीं पता चलता है, आपको ये नहीं पता चलता है कि वो, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण राष्ट्रपति, क्या इससे पता चल रहा है कि ये लेडीज़ हैं जेंट्स हैं? अगर किसी को पूछा जाए जो जिसको पता ना हो, कोई बच्चे, छोटे बच्चे को किसी को पूछा जाए जिसको पता ना हो कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो इससे तो उसको ये पता चलेगा पति लिखा है तो कोई जेंट्स होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति है तो वो लेडीज़ भी हो सकती है। कोई पद है जिसके उत्तराधिकारी लेडीज़ और जेंट्स दोनों हो सकते हैं, तो वो उभयलिंग के अंतर्गत आता है। कोई ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति की जेंट्स ही हो, जैसे कि इस समय हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उससे ये नहीं पता चल रहा है कि राष्ट्रपति कहने से बस ये नहीं पता चल रहा है कि वो लेडीज हैं जेंट्स हैं, तो वो होता है उभयलिंग, ये उभयलिंग के कैटेगरी में आएगा। कोई डॉक्टर है तो उससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, डॉक्टर जो है वो उसका पद है, उससे वो लेडीज़ भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, तो वो उभयलिंग की कैटेगरी में आता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वे शब्द जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह उभयलिंग कहलाता है। तो ये हमारा रहा परिभाषा। इसका उदाहरण है शिक्षक। शिक्षक हमेशा शिक्षक ही होता है, स्त्रीलिंग शिक्षक या पुल्लिंग शिक्षक नहीं होता है। डॉक्टर, लेडीज हो या जेंट्स दोनों को हम डॉक्टर ही बोलते हैं। प्रोफेसर, और क्या होगा? मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। गाइस इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड। तो ये हमारा रहा उभयलिंग, जिसका उदाहरण है शिक्षक, डॉक्टर, प्रोफेसर, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। यदि कोई पद है तो वो होगा उभयलिंग। पुल्लिंग होने के लिए कुछ नियम भी हैं या फिर स्त्रीलिंग होने के लिए कुछ नियम हैं। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग है। ये तो सामान्य भाषा में हम
वर्गीकरण कर लेते हैं कि हाँ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, उसके अंतर्गत वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा उसका पता चलता है। अगर कोई परीक्षा में आप परीक्षा में पेपर देने जा रहे हैं, तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें ऐसे नहीं देगा कि आपको पता चल रहा है कि हाँ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। उसके लिए कुछ नियम पढ़ने होंगे, उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिसको आपको जानना होगा कि वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत है या पुल्लिंग के अंतर्गत है। तो इसमें कुछ नियम है, 10-12 रूल हैं। अपवाद भी हैं उसके साथ साथ कि नहीं भी होते हैं, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये पुल्लिंग के नियम हैं। पुल्लिंग के नियम में पहला नियम है, जिस शब्द के अंत में त्र और न आता है वो पुल्लिंग होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। नियम है, आपको याद करने के लिए वो नियम बनाए गए हैं, हमें याद करने के लिए वो नियम बनाए गए, लेकिन वो कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी किसी शब्द में ऐसे होते हैं कि वो न आता है, त्र आता है, लेकिन वो नहीं होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। तो हम लोग यही जानेंगे कि वो शब्द कौन से हैं। हर एक चीज़ में एक अपवाद होता है। जैसे कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ अपवाद बच्चे होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाने देते हैं, तो वो अपवाद होते हैं क्लास के। ऐसे ही कुछ नियम में अपवाद होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि होता है और नहीं होता है। तो वही हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें पुल्लिंग के नियम में पहला है, जिन शब्द के अंत में त्र और न आता है वह पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये याद करने में हमें आसानी है कि त्र और न आता है वो पुल्लिंग होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि त्र और न आने के बाद भी वो पुल्लिंग नहीं होता। तो वो शब्द कौन से हैं? जैसे देखिए यहाँ पे त्र वाले शब्द ये हैं, त्र वाले शब्द नेत्र, सूत्र, छात्रा, पवित्र आदि, ये हैं त्र वाले शब्द। और ये न वाले शब्द हैं, न वाले शब्द में क्या है, नयन, भवन, शयन आदि जितने भी शब्द आते हैं वो होता है पुल्लिंग। इसमें अपवाद क्या है? जैसे अपवाद का मतलब क्या है कि वो, अपवाद का अर्थ यह है कि उसमें न और त्र आएगा लेकिन वो पुल्लिंग नहीं होगा। यही होता है अपवाद, कि होता है पर नहीं होता है। तो उसमें हम जानेंगे, जैसे कि चट्टान है, चट्टान जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके लास्ट में न आ रहा है फिर भी वो स्त्रीलिंग है। यही इसका अपवाद है, क्योंकि होते हुए भी ये पुल्लिंग नहीं है, तो ये अपवाद के अंतर्गत आएगा। चट्टान, इसमें है पवन, पवन भी, संतान, तो ये सब जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट रूल ये है, सेकेंड रूल ये है, जिस शब्द के अंत में ख आते हैं वो पुल्लिंग होता है, वह पुल्लिंग होता है। पर कहीं कहीं नहीं होता है, वही उसका अपवाद है। जैसे उदाहरण जहाँ होता है, जिस शब्द के अंत में ख आते हैं, किस शब्द के अंत में, दुख में दुख हो गया, सुख हो गया, प्रमुख हो गया, सम्मुख हो गया, निमुख हो गया, तो ये सब जो है वो ख आ रहे हैं, अंतिम शब्द में ख आ रहे हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? ईख, ईख गन्ना, भूख, भूख खाना, राख, राखी जो राख होती है आग का, तो ये सब जो है ये है स्त्रीलिंग। तीनों जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यही इसका अपवाद है। इसी में अगला रूल है, तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है?
प्रत्येक नियम में आपको अपवाद मिलेंगे। अब आपको कुछ में नहीं भी हैं तो आपको यही याद करना होगा कि किस शब्द के कौन सा अक्षर है जिसमें अपवाद है, जिसका शब्द है उसमें लास्ट अक्षर कौन सा है और उसमें कौन सा अपवाद है, यही आपको याद करना है। तो इसमें वर्णमाला वर पुल्लिंग है, इसमें अपवाद क्या है? ई, बड़ी ई, री, आद। ये हो गया हमारा तीसरा नियम, ये हो गया अपवाद के साथ। चौथा देखते हैं, चौथा रूल क्या कहता है? चौथे रूल में ये है, शब्द के अंत में ज आता हो तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। चौथा रूल ये कहता है कि शब्द के अंत में ज आता हो तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। देखते हैं अपवाद इसमें क्या है। तो उदाहरण है खंडज, पिंडज, मनोज, सरसों, सरोज, जहाज आदि। तो इसमें अपवाद नहीं है, शब्द के अंत में ज वाले में अपवाद नहीं है। आप इससे याद कर सकते हैं, ज वाले में अपवाद नहीं था तो उसमें जितने भी शब्द हैं वो उसके पुल्लिंग शब्द होंगे। नियम 5वां में है, 5वें में क्या देखते हैं, क्या है? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ जो स्थान घेरता हो। ठोस, जैसे कि ये बोर्ड ठोस है, तो ठोस पदार्थ लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता आदि। लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता जो है वो पुल्लिंग है। इसमें अपवाद क्या है? जो चांदी होता है वो स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसमें अपवाद हो जाएगा नियम 5वें में। छठा रूल क्या कहता है? इसमें कह रहा है ग्रहों के नाम जो हैं उसमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। छठवां नियम ये कह रहा है कि ग्रहों के नाम में से कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन पुल्लिंग होते हैं? जो अपवाद है वो स्त्रीलिंग होगा, जो अपवाद नहीं है वो पुल्लिंग होगा। ग्रहों के नाम में सोम, मंगल आदि जो हैं वो पुल्लिंग हैं, और ये जो अपवाद हैं पृथ्वी, शुक्र, वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग से अगर आप चाहें याद करने ग्रह में से कौन कौन से स्त्रीलिंग हैं, तो इतना याद रखिए, पृथ्वी शुक्र की बहन है, बहन स्त्रीलिंग होती है, तो इससे आपको याद रहेगा पृथ्वी शुक्र की बहन है, तो पृथ्वी और शुक्र स्त्रीलिंग है, इससे आपको याद रहेगा बहन। जिससे आपको याद रहेगा पृथ्वी और पृथ्वी शुक्र की बहन है या शुक्र पृथ्वी की बहन है, ये स्त्रीलिंग कहलाएगा। नियम 7वां क्या कहता है? ये कहता है दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो हैं वो पुल्लिंग है। नियम 8वां है, इसमें अपवाद भी है। नियम 8वां कह रहा है महीनों के नाम जो होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन उसमें से कौन कौन से बस पुल्लिंग होते हैं? मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त जो होता है वो पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग में अपवाद क्या है? जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्रीलिंग होता है। अपवाद जितने भी हैं वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि जो होगा वो पुल्लिंग होगा, अपवाद जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। नियम 9वां है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में कुछ स्त्रीलिंग भी हैं जो कि अपवाद हैं, और पुल्लिंग जो है वो अपवाद नहीं है। अनाजों के नाम उड़द, उड़द को गांव में उड़द भी बोलते हैं। उड़द, गेहूँ, बाजरा, मटर ये जो हैं वो पुल्लिंग है। इसमें स्त्रीलिंग क्या है? अपवाद जो है वो क्या है? मटर, मक्का, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों जो है वो है स्त्रीलिंग, इसमें अपवाद। तो ये रहे 9 नियम
जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत है। इसी में अगला नियम, और भी इसमें कुछ नियम है। पुल्लिंग के अगले नियम में 10वां नियम ये है कि दिशाओं के नाम जो होते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो होते हैं पुल्लिंग। देश के नाम जो होते हैं, प्रत्येक देश के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ये 11वां नियम कहता है। 10वां नियम क्या कहता है? दिशाओं के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। और 12वां नियम क्या कहता है कि शब्द के अंत में पा, पन, आव आए तो वह पुल्लिंग होगा। ठीक है। जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, गुलाब, बुढ़ापा, लड़कपन, गुलाब आदि जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। इसी में जैसे कि हमने पुल्लिंग शब्द के कुछ नियम पढ़े हैं जिसमें अपवाद भी थे, तो अपवाद जो है वो स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग शब्द के थ्रू हम स्त्रीलिंग के भी कुछ नाम याद हो जाएंगे जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो वो अपवाद के अंतर्गत आते थे। अब स्त्रीलिंग में भाषा जो होता है, प्रत्येक भाषा जो होता है प्रत्येक भाषा जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी इत्यादि जितनी भी भाषाएं हैं वो स्त्रीलिंग होगी। उदाहरण पुस्तक, रामायण, कामायनी, उर्वशी, महाभारत। जो भी पुस्तक होता है, पुस्तक का नाम जो होती है वो पुस्तक, रामायण, कामायनी, उर्वशी, महाभारत जैसे ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द होने के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार स्त्रीलिंग होने के लिए कुछ नियम होते हैं। उसको जानने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसमें नियम है लिपि। लिपि जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे उदाहरण देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। दूसरा है नदियों के नाम। नदियों के नाम में कुछ नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होता है। अपवाद, इसमें अपवाद क्या है? जो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है। इन नदियों के नाम, नदी जो है वो पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सोन नदी, ये तीनों जो नदियां हैं वो पुल्लिंग हैं। तो ये हमारा रहा लिंग, प्रत्येक प्रकार, और उसके बारे में भी कुछ प्रश्नों के सीरीज मैंने बनाया हुआ है। इसको अगले वीडियो में मैं बता दूंगी पूरा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।